Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. हाँ जी, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। हाँ जी, हम कर रहे थे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने शुरू कर लिया था। थोड़े बहुत हमने फैक्टर्स भी पढ़ लिए थे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कौन से कैपिटल आपके फैक्टर्स होते हैं। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे हमने गर्ल्स कल? सर हमने साइज ऑफ द फर्म पढ़ा था और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ जी, सिर्फ शिवांगी नहीं पढ़ा था या और भी किसी ने पढ़ा था? गर्ल्स और भी किसी ने पढ़ा था? क्या एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ मैं रोज? हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है? गर्ल्स आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी। हाँ जी गर्ल्स, नहीं पढ़ा किसी ने भी? सर पढ़ा था। पढ़ा था तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है फिर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम इसमें। आपका नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म भी इफेक्ट करता है। ये कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कैश फ्लो एबिलिटी आपका कैसे इफेक्ट करता है आपका। ठीक है, तो कैसे इफेक्ट करता है भाई कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे? हाँ जी। सर अगर फर्म के पास मतलब कैश फ्लो, इतना कैश फ्लो होगा कि वो अपने डेट्स को, अपने डिबेंचर्स को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो सर वो डिबेंचर्स से मतलब अपने कैपिटल को एक्वायर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, गुड। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि अगर कंपनी की, अगर आपकी फर्म की, अगर आपकी कैश फ्लो, कैश इनफ्लो अगर आपका काफी अच्छा है, स्टेबल है, और आप रेगुलर बेसिस पे आपके पास जो रिटर्न है वो आ रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे क्वेश्चंस में, जैसे हमने अभी इससे पहले कल हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि उसके अंदर हमारा क्या था? प्रॉफिट था। लेकिन हमें पता है कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट और हमारा हाथ में कैश होना, दोनों में अंतर है। क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारा ज्यादा हो सकता है अगर हमने डेटर्स पे, यानी कि अगर हमने क्रेडिट पे सेल की हुई है तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, या हमने कोई एसेट परचेज किया हो तो हमारे पैसे उसमें फंस जाएंगे। वो हमारा शो होगा प्रॉफिट, लेकिन हमारा पैसा वहां पे डेटर्स में फंस जाएगा या किसी और करंट एसेट्स में फंस जाएगा, लेकिन वो हमारे पास कैश में अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारा कैश इनफ्लो अगर अच्छा है, हमारी फर्म की कैश इनफ्लो एबिलिटी अच्छी है, हमारे पास स्टेबल अर्निंग्स आ रही है रेगुलर बेसिस पे, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न हमारे पास है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हम डिबेंचर्स हम यूज कर सकते हैं, या जो हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग या हमारा जो फिक्स चार्जेस वाली सिक्योरिटीज है, उन सोर्सेज से हम पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उस उनकी जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट है, जो इंटरेस्ट है, उनकी हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और उसी बेसिस पे हम जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी डेट के बेसिस पे हम उनको अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आपका अफेक्ट करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे अफेक्ट करता है भाई? हाँ जी, सर जिस सोर्स की शिवांगी तुम, कॉस्ट। शिवांगी तुम रहने दो, तुम्हारे अलावा कोई और बताएगा। हाँ जी गर्ल्स,
कौन कौन है यहाँ पे आपका? सपना भारती। सपना। यस सर। हाँ जी, बताना चाहोगे कुछ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। यस सर। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है? सर हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाँ जी, बोलो। सर कॉस्ट कैपिटल में हम जैसे निकालते हैं डिबेंचर की कॉस्ट, इक्विटी की और प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालते हैं। तो हम्म। फिर इसमें हम जैसे कि इनसे हम अगर वेटेड से निकालते हैं तो इनका वन। सर एक मिनट। क्या बुक में से पढ़ रही है? नहीं सर, वो बताने की ना लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी कि किस तरीके से बोले। अरे तुम जैसे भी तुम समझा सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, या जैसे भी तुम इजीली समझा सकते हो, जैसा तुम्हें समझ में आया है वैसे बताओ। सर जैसे हमारा डिबेंचर डेट का जो होता है उसमें हम अपना इंटरेस्ट से करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम्म। और प्रेफरेंस शेयर्स में हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट हुई है और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। ओके सपना, अभी तुमने जो लैंग्वेज बोली है उसमें जो शब्द यूज किए तुमने बोला है डिबेंचर्स के हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और प्रेफरेंस के हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हम यही कैलकुलेट करते हैं? नहीं सर, वो कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कॉस्ट का। हाँ, तो ये जो शब्द है ये कॉस्ट भी बोलो। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हमने जो कैलकुलेट की है और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है। हाँ जी। ओके सर। बोलो। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में हम इंटरेस्ट के साथ हम अपना नेट प्रोसीड के साथ उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हम अपनी कॉस्ट डिवेंचर्स की निकाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में हम डिविडेंड से अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं और इक्विटी शेयर्स में हमारे जो 6 फॉर्मूलेज होते हैं उससे कॉस्ट निकाल सकते हैं अपनी। हम्म। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें फिर ये पता चल जाएगा कि इक्विटी की और प्रेफरेंस शेयर्स की और डिविडेंड की कॉस्ट कितनी है। ओके, तो उससे क्या होगा पता चल जाएगी तो? तो सर उससे हमें ये पता चल जाएगा हम अपना कैश कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ हमारा मतलब ऑप्टिमम यूसेज किस तरीके से कर सकते हैं। हम कितनी जैसे यूज हमें कितना कैपिटल के लिए कितनी अमाउंट चाहिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, और कोई? यहाँ पे और कौन है हमारे साथ में? हाँ जी, ये तनु त्यागी। तनु, कुछ कहना चाहोगे? तनु। हाँ जी तनु। यस। यस सर। हाँ जी, बताओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैसे आप? सर कॉस्ट। सर मैंने क्लास नहीं ली थी कई दिनों से। अच्छा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी, यहाँ पे और कौन है हमारे साथ में? राधा चौधरी। राधा। यस सर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को? तो मुझे क्लियरली पता नहीं है। अभी सुन रही थी तुम सपना को? यस सर। क्या बोला सपना ने? सर मुझे ठीक से समझ नहीं आया था। फिर क्या फायदा भाई तुम्हारा क्लास में सुनने का? हम्म, समझ नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। यस अच्छा, सर। चलो मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ में यहाँ पे? निशा, रोल नंबर 124। निशा, आवाज आ रही है?
हेलो निशा। ओके, यहाँ पे और कौन है? मीनू प्रजापति। मीनू, मीनू आवाज आ रही है? नो। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमने जो अभी तक पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। उसके अंदर आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारा क्या है बेसिकली, कि हमारी जो हम जो स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल रहे हैं, हर एक सोर्स की स्पेसिफिक हमने कॉस्ट निकाली है, उससे हम अलग अलग देखते हैं कि भाई अलग अलग उसका प्रोपोर्शन जो है, कि भाई कितना हिस्सा हमने कौन से सोर्स से लिया है। कि भाई हमने डिबेंचर से हमने 5 लाख उठाए हैं, और 3 लाख हमने प्रेफरेंस से उठाए हैं, 10 लाख हमने आपके इक्विटी शेयर से उठाए हैं। तो इस तरीके से उसके बाद हमने जब स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लिए हैं, हर एक की स्पेसिफिक कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि भाई अगर किसी का कोई चेंज आता है, अगर किसी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज आता है, कोई गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी आई है, किसी बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट चेंज किया है, तो इसी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजन पे या कंपटीटर के डिसीजन से या किसी भी तरीके से आपका इफेक्ट होता है, तो हम उसमें आसानी से हम उसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई चीज, अगर हमारा डिबेंचर्स जो है हमारा सस्ता हो गया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स से हम अपना इश्यू करेंगे, उनको डिबेंचर्स इश्यू करेंगे और शेयर कैपिटल वहां से रेज करेंगे। अगर डिबेंचर्स हमारा महंगा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम बेकार में उनका इंटरेस्ट ना चुका के हम उनको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम उसे रिडीम कर देंगे उन डिबेंचर्स को। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, rate of corporate tax is likely to have a significant bearing on the capital structure of a company. As stated earlier, interest on debt is tax deductible, whereas dividend is paid out of post tax profits. Hence, higher the rate of tax, greater will be the advantage of using debt as compared to preference and equity capital. क्यों इसके अंदर आपका कॉर्पोरेट टैक्स का क्यों कहा गया है, इसके अंदर आपका कहा गया है क्योंकि आपका जितना ज्यादा आप, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो आप जितना ज्यादा आपका यूज करोगे डिबेंचर्स को, अगर आपका टैक्स रेट है और आप जितना ज्यादा आप टैक्स यूज इंटरेस्ट यूज करोगे, डिबेंचर्स यूज करोगे और उसका इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा एज कंपेयर टू प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि आपके जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आपके पेमेंट किए जाते हैं आफ्टर टैक्स। ठीक है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो लेस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन प्रेफरेंस में और आपका इक्विटी शेयर्स में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो कंपेरेटिवली आपका जो डेट है वो आपका कंपेरेटिवली प्रॉफिटेबल है, अगर आपका स्टेबल इनकम है और आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आप उसकी डिबेंचर्स की आप पेमेंट कर सकते हो इंटरेस्ट की एक जिस हद तक, वहां तक अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स यूज करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, या बोरोड कैपिटल आप यूज करोगे, तो वो आपके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपका रिटेनिंग कंट्रोल। क्या होता है भाई रिटेनिंग कंट्रोल? हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है? खुशबू, खुशबू बताएगी। खुशबू खुशबू डागर है, ये कौन है? खुशबू, आवाज आ रही है? हेलो, खुशबू।
आई थिंक ओके, और कौन है यहाँ पे हमारे हैं? यहाँ पे हैं भावना, भावना रानी, भावना, भावना, यस सर। क्या हुआ? सर सो रहे हो? नो सर। आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं सर। परेशान हो गए सुबह से लेक्चर लेते लेते? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया? सिर में दर्द था सर। आप ठीक हो? सर इक्विटी शेयर सर, जो क्षमतांशधारी होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है कंपनी में, और वो संचालन कर सकते हैं। इसलिए जो अगर कंपनी है वो अगर क्षमतांशधारियों से पूंजी प्राप्त करेगी तो उनका कंपनी पर से नियंत्रण जो है वो कम हो जाएगा सर, उनको जोखिम होने लगेगा। इसलिए वो समकांशधारियों से पूंजी प्राप्त करने की जगह पूर्व अधिकार अंशधारी जो होते हैं उनसे पूंजी प्राप्त करना सही समझते हैं, ओके जिससे उनका कंट्रोल भी कम नहीं होता। ओके गुड। हाँ जी, तो बेसिकली जो समता अंशधारी होते हैं, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या होता है, उनको क्या होता है, कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का और उसमें वोट डालने का, और आपका डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, तो अगर आपके कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप इश्यू करोगे, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अगर आप इश्यू करोगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ जी, जो समता अंशधारी होते हैं, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको मीटिंग्स में वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, तो क्योंकि उनको मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, अगर आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, तो कंपनी से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो बाहर के लोगों के पास चले जाएंगे, और उनके पास ये पावर आ जाएगी कि वो आपके जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट या आप उनको हटा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की मैनेजमेंट से उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप डिबेंचर्स को इशू कर दो और फिर आप अपना रिस्क बढ़ा लो, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा तो आपकी कंपनी के लिए भी रिस्क बढ़ेगा, तो जिससे भी आपका कंपनी से कंट्रोल आपका खत्म हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर के भी। अगर कोई भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या आपके कोई भी आपका जो सोर्स है वो अगर आपको सस्ता लगता है, तो आप एक सोर्स को दूसरे सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको डिबेंचर्स आपको सस्ते मिल रहे हैं इक्विटी से, तो आप ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स यूज कर सकते हो, और अगर आपको प्रेफरेंस ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं इक्विटी से, तो आप प्रेफरेंस भी यूज कर सकते हो। या आपको बैंक लोन आपको डिबेंचर से सस्ते लोन पे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप उस वहां से भी लोन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैपिटल मार्केट कंडीशंस, नेक्स्ट क्या आता है, कैपिटल मार्केट कंडीशंस, कि भाई आपका जो है, अगर आपकी मार्केट में, अगर कैपिटल मार्केट में अगर आपका डिप्रेशन चल रहा है, तो कोई भी आपका जो है वो डिबेंचर्स इशू नहीं करेगा। कोई भी कंपनी आपकी डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाई वैसे ही सब कुछ
मंदा चल रहा है, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, हम अगर डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है, अगर हम डिबेंचर्स या अगर हम बोरोड फंड्स यूज करेंगे तो हमें उसका इंटरेस्ट क्या होता है, वो तो आपका प्रॉफिट हो चाहे ना हो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमी में, ये कैपिटल मार्केट में अभी डिप्रेशन चल रहा है, तो रिटर्न तो इतने अच्छे आएंगे नहीं, और हमें इंटरेस्ट डिबेंचर्स का हर हालत में देना है। तो इसीलिए जब आपका डिप्रेशन चल रहा होता है तब हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स हम इशू करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स या आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है हम उनको इशू करते हैं। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी में या स्टॉक मार्केट में मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां पे बहुत अच्छा बूम चल रहा है, ठीक है, और सब कुछ सारी चीजों की बिक्री हो रही है, और सारे जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, लोग भी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उससे रिटर्न अच्छा आएगा, तो हमारे कंपनी को प्रॉफिट होगा, जिससे हम आगे के जो उनके बैंक डिबेंचर्स के इंटरेस्ट हैं या बैंक के इंटरेस्ट हैं हम आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। तो उस केस में हम जितना ज्यादा डिबेंचर्स को हम यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म। क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म का क्या मतलब है भाई? हाँ जी, अनुप्रिया, अनुप्रिया बताएगी क्रेडिट स्टैंडिंग का क्या मतलब है। अनुप्रिया, हेलो अनुप्रिया, आवाज आ रही है? हेलो, ओके, यहाँ पे कौन है? अंजलि कुमारी। अंजलि, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। अंजू अग्रवाल नहीं बोला मैंने, अंजलि कुमारी बोला है। अंजलि, सर मैंने तो आवाज का बताया। ओके, ठीक है। अंजलि, आवाज आ रही है? शायद अंजलि तक नहीं जा रही आवाज मेरी। सर मैं बताऊं? ओके, कौन है? हाँ जी, शिवानी, बताओ शिवानी। ने ये बता रखा है, इसमें बता रखा है इन्वेस्ट कोई भी इन्वेस्टर हो गया या फिर कोई भी ऋणदाता हो गया, अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, मार्केट में गुडविल अच्छी होगी, तो वो कहीं से भी मतलब इंटरेस्ट ले सकता है, लोन ले सकता है, वो इजीली मतलब अवेलेबल हो जाएगा। तो यही सब बता रखा है इसमें कि गुडविल अच्छी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है फर्म की, वो अगर आपकी अच्छी है, यानी कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आप जो अपने बैंक से आप लोन लेते रहे हैं, पीछे भी अगर कोई आप लोन लेते रहे हैं, या आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको आसानी से बोरोड फंड्स आपको बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक या कहीं से भी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने जो पैसा लिया आप उसको चुका दोगे, आप उसका इंटरेस्ट भी चुका दोगे, तो वो उसको आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा आप अपना डिबेंचर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई थिंक हम इस शब्द को पहले भी यूज कर चुके हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या मतलब होता है भाई? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, वंदना, वंदना, आवाज आ रही है वंदना? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोग वैसे ही बैठे हैं? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप लेक्चर तो सुन ही नहीं रह सकते। फिर यहाँ पे कौन है फिर? सोनी, सोनी लाहिर, लाहिर, सोनी, सोनी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सोनी को भी शायद। ओके, और कौन बताएगा फिर? अंजू बताइए, अंजू अग्रवाल। अंजू, आवाज आ रही है?
सर आ रही है बस। हाँ जी, बताओ अंजू, क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? सर मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा चलो, तो यहाँ पे है आपका, कौन है? ओके, यहाँ पे और कौन है? प्रिया मलिक। प्रिया, आवाज आ रही है? प्रिया मलिक। हाँ जी प्रिया, आवाज आ रही है? और कौन है यहाँ पे? बबीता। बबीता, हेलो बबीता। यस सर। हाँ जी, क्या होता है नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। चलिए, जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपका क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है आपका जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका ज्यादा से ज्यादा हम डिबेंचर्स या फिर हम आपका प्रेफरेंस शेयर्स यूज करते हैं, ठीक है? यानी कि हम उनके बदले में, इक्विटी शेयर के बदले में, हमारा ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या है? डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है? इक्विटी शेयर कम यूज कर रहे हैं हम, और हमारा डिबेंचर्स और हमारा प्रेफरेंस शेयर्स हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका क्या कहता है? The use of fixed cost sources of finance such as debts and preference share capital is termed as trading on equity or financial leverage. In case the assets acquired from the debts fund yield a return greater than the cost of debt, यानी कि आपने जो जिस सोर्स से आपने डेट लिया है उसका जो आपका रिटर्न है, आपने मान लीजिए 10% पे वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10% आपने इंटरेस्ट चुकाना है, लेकिन आपको रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 12%, यानी कि आपको 2% आपको फालतू मिल रहा है, ठीक है? The profits available to equity shareholders or the earning per share will increase. Earnings per share will also increase by the use of preference share capital, but it will increase more in case of use of debt because the interest paid on debt is deductible from profits while calculating the tax, ठीक है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट जो होता है, वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या कहते हैं? लीगल रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स आपका अफेक्ट करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? क्या क्या है उसके अंदर? The government issues guidelines for the issue of shares and debentures from time to time. While designing its capital structure, the firm should consider these guidelines and also the relevant provisions of different laws framed by the government. ठीक है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है भाई? हाँ जी गर्ल्स। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। जो सर शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने पर खर्च होती है। हाँ जी, इशू करने पर, या उनके जब आप इशू कर रहे होते हैं, कोई आपने स्टैंप लगवानी है, कोई डॉक्यूमेंट करवाना है, कोई और आपने इशू का जितना भी आपका खर्चा है, कोई फोटोकॉपी करवानी है या जो भी आपका कोई भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके लिए पैसे या फी वगैरह आपने देनी पड़ती है इशू करने के लिए, तो वो सारा आपका किस में आ जाता है? आपका फ्लोटेशन कॉस्ट में। जैसे आपने, हाँ जी, जैसे आपने पढ़ा होगा अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है? तो इसके अगर हम बात करें, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स जो होती है वो हमारी कंपेरेटिवली कम होती है, किससे? प्रेफरेंस शेयर से और आपका इक्विटी शेयर होल्डर से। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? वो आपके महंगे होते हैं, ठीक है? आपकी कॉस्ट ऑफ इशू उनकी ज्यादा होती है, ठीक है? और आपके डिबेंचर्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ इशू आपकी सस्ती होती है, ठीक है? तो उस बेसिस पे भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में
आपका कर सकते हैं। वैसे इस चीज के ऊपर कोई अपना ज्यादा या कम नहीं करता है कॉस्ट ऑफ इशू के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ratios for other firms in the industry, leverage ratios for the other firms in the industry, कि भाई आपकी जो फर्म है, जो अदर फर्म्स है सेम इंडस्ट्री में सिमिलर टाइप का जो बिजनेस करती हैं, उन फर्म्स ने किस तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना जो पैसा है, फंड्स जो है वो कहाँ से इकट्ठा कर रही हैं, किस कॉस्ट पे इकट्ठा कर रही हैं, तो ये भी हमें अपनी जानकारी रखनी चाहिए और उससे भी हम काफी कुछ उससे भी हम पता कर सकते हैं कि भाई हमारा कितना हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरह का हमें रखना चाहिए कि भाई हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हमारा आ जाएगा रिटर्न, तो हम इंटरेस्ट ज्यादा रख सकते हैं, या इसी तरीके का हम उसको बेसिस पे भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या नेचर होता है, उस बेसिस पे भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क टेकर्स हैं, यानी कि वो हायर रिस्क हायर रिटर्न वाले उस पे कर सकते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या यूज कर सकते हैं, डिबेंचर्स हम कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सम इन्वेस्टर्स आर ऑफ enterprising nature, they prefer to take higher risk to earn higher return, and hence equity shares should be issued to meet their requirements. On the other hand, some investors are of conservative nature, they do not want to take higher risk and are satisfied with lower return, hence debenture or preference shares should be issued to meet their requirements। ठीक है, अगर हायर रिस्क और हायर रिटर्न वाले हैं तो वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर वो आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले हैं, तो उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, रेगुलर आपको इनकम चाहिए, तो उनके बेसिस पे डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं जिनकी आपकी स्टेबल इंटरेस्ट हो सकता है। कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड लैंडर्स, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर बैंकर्स होते हैं, जो आपके लैंडर्स होते हैं जो पैसे देते हैं आपको, वो भी आपको काफी अच्छे, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में, कैपिटल स्ट्रक्चर में और फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपको काफी अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना और किस सोर्स से पैसा उठा सकते हो और कहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगी और आपको इजीली पैसा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट में भी यहाँ पे भी आपका आता है कि अगर मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो हाई रिटर्न और हाई रिस्क बेसिस पे करना चाहती है, तो वो आपका इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और अगर वो भी स्टेबिलिटी चाहती है तो वो आपका डिबेंचर्स इशू कर सकती है। ठीक है, यानी कि अपने स्किल्स पे उन्हें भरोसा है तो उस हिसाब से कर सकती है। कैसे, द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑल द फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव विल फाइनली determine the capital structure of the firm. Management of various firms differ in skills, judgment and experience. Some management are enterprising, यानी कि वो risk taker होते हैं, entrepreneur होते हैं, and they are prepared to take higher risk to reduce the cost of capital. Such management do not hesitate to use more of that in their capital structure. On the other hand, more managements are conservative and they do not want to take high risk. They prefer the use of amount of equity capital in comparison to debt. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो होता है आपका इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, उस बेसिस पर हम शेयर्स को इशू करेंगे या डिबेंचर्स को इशू करेंगे कि भाई अगर आपके डिबेंचर्स का इन्वेस्टर्स का अगर एटीट्यूड आपका कंजर्वेटिव नेचर का है, उन्हें सेफ्टी चाहिए क्योंकि उन्हें एक रेगुलर इनकम, इंटरेस्ट से रेगुलर इनकम मिल जाएगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को, उनको एक रेगुलर इनकम मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके इन्वेस्टर्स एंटरप्राइजिंग नेचर के हैं, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले पे हैं, तो उनके बेसिस पे उनको
इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है कंपनी। लेकिन अगर हम देखें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारे लिए, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्वेटिव नेचर के कौन सा है, कंजर्वेटिव नेचर है अगर हमारा, तो हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। यानी कि क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या है हमारे जो है उनको हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और उससे ज्यादा हम उनको नहीं देंगे चाहे हमें कितना भी प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो एंटरप्राइजिंग नेचर का है, वो आपका रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो वो ज्यादा अपना जो है डिबेंचर्स जो है वो इशू कर सकती हैं। क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। उनपे आपका अगर रिटर्न नहीं आया तो भी आपको इंटरेस्ट उनपे चुकाना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों के एटीट्यूड में फर्क है। इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड में अलग है, उसके बेसिस पे हम अलग इशू करेंगे, और अगर हमारा एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट है तो हम उसके बेसिस पे अलग इशू करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी कल से फिर हम थ्योरीज स्टार्ट करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या होती हैं। ठीक है, ये आपकी 4 तरह की बेसिकली थ्योरीज हैं आपकी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसे हम एमएम अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये फिर हम कल, ओके सर। हाँ जी, कल से शुरू करेंगे। हाँ जी शिवांगी, अटेंडेंस डाल दो, आप ले लो आप अटेंडेंस। आप लोग अब चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी अटेंडेंस गर्ल्स। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बताना एक बार और। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ जी, अगर हम रेट ऑफ, हाँ जी, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है आपका, क्योंकि आपके जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, टैक्स डिडक्टिबल होता है। आप जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, टैक्स डिडक्टिबल है। यानी कि आप जो इंटरेस्ट, कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स को, वो इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट से पहले क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, टैक्स में हमें बेनिफिट्स मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो दूसरे हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है, वो आपका क्या होता है, आफ्टर टैक्स हम पेमेंट करते हैं। तो हमारा जितना ज्यादा हमारा टैक्स रेट होगा, ठीक है, और हम डिबेंचर्स यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो कंपनी के लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके सर। हाँ जी सर। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर। बोलो। सर जो आपने ये वाला बताया था कैपिटल मार्केट कंडीशंस वाला, सर अगर इसमें डिप्रेशन होगा तो सर इन्वेस्टर्स मतलब इक्विटी वाले भी तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना फर्म में, क्योंकि उन्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं डिविडेंड वगैरह। हाँ हाँ, वो भी, क्योंकि वो हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिबेंचर्स का जो है वो हमारा क्या है, हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इक्विटी को तो चाहे हमारा अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमें उनको नहीं देना है। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तब हम उन्हें ज्यादा दे देंगे इक्विटी को, और अगर हमारा नहीं होगा तो हम नहीं देंगे भाई कि भाई इस साल नहीं हुआ। लेकिन डिबेंचर्स का क्या है, हमारा डिबेंचर्स का हमें हर हालत में देना ही देना है। ठीक है, तो अगर हमारा बूम पीरियड है तो हम उस, सॉरी डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, या अपने शेयर्स जो हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या कहते हैं, ओनर्स फंड्स हैं, तो हम अपने फंड्स जो हैं वो ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि हमें उनपे ज्यादा बाहर के लोगों को नहीं चुकाना होगा, क्योंकि हमें हमारे पास खुद ही अभी इतने सेल नहीं है, रिटर्न नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? यस सर। हाँ जी सर ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना? हाँ हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ जी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से
हाँ जी। और कोई किसी को कुछ पूछना है भाई? हो गया? चलिए ठीक है शिवांगी, अटेंडेंस दे देना आप मुझे। ओके सर।